Hello student, chapter 7, lecture 3, hypothesis of Niels Bohr। लेक्चर 2 में अपने बात की थी रदरफोर्ड मॉडल की। उसमें लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल क्यों सेलेक्ट की। तो स्टूडेंट उसका आंसर है, एक तो गोल्ड जो मेटल है उसमें डक्टाइल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती है। जितनी भी मेटल है उनमें सबसे ज़्यादा डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर उसको चोट मार के पतला किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा पतली हो सकती है। खींचा जाए अगर उसको तो वो बिल्कुल बारीक तार में कन्वर्ट हो सकती है। 1 ग्राम गोल्ड जो है उससे हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। और सेकंड रीजन इसका ये है कि इसका मास काफ़ी होता है। तो एक तो मास ज़्यादा है, ऊपर से डक्टाइल वगैरह ये वाली प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से इसकी थिन शीट बन सकती है। और मास हाई होने के कारण अल्फा पार्टिकल इजीली क्रॉस करके आगे नहीं निकल पाएंगे, टकरा के वापस आएंगे। इसलिए रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल सेलेक्ट की। तो स्टूडेंट आज का अपना टॉपिक है हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे कुछ, उनको दूर किया गया। नील्स बोर ने कुछ और बातें बताई स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिया था इन्होंने। तो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर अगर बात करें, इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर। जो एटम है उस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड इस सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स का होता है। ये पॉजिटिव चार्ज किसका होता है? प्रोटॉन्स का। इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, यानी कि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इसलिए न्यूक्लियस क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज का हो गया। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पाथ ऑफ ए डेफिनेट रेडियस एंड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स जो है इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स पाथ में, डेफिनेट रेडियस जिसकी है, फिक्स पाथ में, और उसकी एनर्जी भी फिक्स है, उनमें राउंड करता है। जैसे ये एक फिक्स पाथ है, इसमें इलेक्ट्रॉन राउंड करता है, इसकी एनर्जी फिक्स है। इस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो। एनर्जी लेवल। ये जो ऑर्बिट हैं, इन ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन एन से, यानी एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे मान लीजिए एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है, जिनमें इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहा है। इनको नील्स बोर ने सिंबल्स भी दिया। सिंबल्स क्या थे इसके? के, एल, एम, एन डॉट डॉट। ये जो काउंटिंग दी गई वो न्यूक्लियस की तरफ से दी गई, यानी कि ये है आपका के, ये है आपका एल, ये एम, और ये एन।
तो ये हो गई फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। n इज इक्वल टू 1 2 3। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नील्स बोर ने दिया था। क्वांटम नंबर्स की बात सीनियर क्लास में करेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सेल को बताती है। किसको बताती है? सेल। सेल को रिप्रेजेंट करते हैं n से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर KLMN है। इसके बाद उन्होंने ये चीजें बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स पाथ में राउंड कर रहे हैं और उनकी एनर्जी भी क्या है? फिक्स है। इस वजह से वो न्यूक्लियस में नहीं आते। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स में अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो एट लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में समा जाएगा। बट इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इन फिक्स रेडियस और फिक्स एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में सेल में राउंड करता है, जिनकी एनर्जी डिक्रीज नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आता है। उन्होंने इसके लिए इलेक्ट्रॉन का जो है एंगुलर मोमेंटम दिया। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू MVR। ये जो MVR है वो किसके इक्वल था? h/2π के। अब किसी भी सेल का निकालना हो तो अपन इसको NH बोल सकते हैं, NH/2π। n यहाँ पे 1 2 3 4 है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 यानी KLMN। H प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड। m यहाँ मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसकी वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.10938 इंटू 10⁻⁻31 kg। v यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और r क्या है? रेडियस। कौन सी रेडियस? जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी ऑर्बिट की। तो इस एंगुलर मोमेंटम वाले पाथ में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं राउंड करते हैं, इसलिए ये एक फिक्स पाथ में राउंड करते हैं। इनकी एनर्जी डिक्रीज नहीं होती। एनर्जी डिक्रीज नहीं होती तो ये उसमें राउंड करते रहते हैं। इन्होंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी दिया था। हाइड्रोजन एटम जो है लेकर इसका स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। वो क्या बताया? देखिए, स्पेक्ट्रम की बात तो हम खैर यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, पर इन्होंने दो चीज़ें बताई। फर्स्ट इन्होंने एक चीज़ कहा कि ये न्यूक्लियस है और एक सेल ये है और एक एनर्जी लेवल ये है। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है सेकंड सेल में, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करे, अपनी एनर्जी निकाल दे, तो देख सकते हैं आप। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव, इस न्यूक्लियस का जो फोर्स है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर बांध के रखता है। अब ये बंधे हुए हैं,
इनकी फिक्स एनर्जी है, फिक्स एनर्जी लेवल में ये राउंड कर रहे हैं। अब अगर इनकी एनर्जी कम हो जाए तो न्यूक्लियस का फोर्स इसको क्या करेगा, खींचेगा अंदर की तरफ। तो ये अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है तो ये अपर सेल से लोअर सेल में आ जाएगा जंप करके इलेक्ट्रॉन, इस सेल से इस वाली सेल में आ जाएगा। ये अपर सेल है, हायर एनर्जी लेवल, ये लो एनर्जी लेवल, एनर्जी रिलीज करने पर इलेक्ट्रॉन। और अगर यही चीज हम ये करें कि यहाँ पे फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी लोअर एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन है, और ये हायर एनर्जी सेल में जाए, तो कब जाएगा, जब देखिए ये एक तरह से न्यूक्लियस का गुलाम है, इससे बंधा हुआ है। अब इसमें पावर नहीं है, अगर इसको पावर दे दिया जाए तो इस बंधन को तोड़ के भग जाएगा यहाँ से। तो वैसे ही ये अगर इन एनर्जी ऑब्जर्व करे तो एनर्जी ऑब्जर्व करके ये हायर एनर्जी सेल में जंप कर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपर सेल से लोअर सेल में या लोअर सेल से अपर सेल में जाता है तो एनर्जी रिलीज या फिर ऑब्जर्व करता है, और उस एनर्जी को हम स्क्रीन पे लेते हैं जिसका स्पेक्ट्रम अपन को मिलता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को इन्होंने एक्सप्लेन किया। ये स्टूडेंट हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर था जो उन्होंने 1913 में दिया था। इस चैप्टर में मैंने आपको कहा था कि ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एटॉमिक थ्योरी और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स। तो जो एटॉमिक थ्योरी वाला पार्ट है जिसमें हमने पढ़ा डाल्टन थ्योरी, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, और अभी इस लेक्चर में अपन ने पढ़ा हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। ये चीज़ें हैं एटॉमिक थ्योरी वाले पार्ट में। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपना स्टार्ट होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। थैंक यू।